हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन माय क्लासरूम वंस अगेन। आज हम लोग आपके लीगल लैंग्वेज, इंग्लिश लीगल लैंग्वेज का जो हम देख रहे हैं आपका सिलेबस, उसमें हम 4th यूनिट में पहुंच चुके हैं और आज हम देखेंगे 4.2 4th यूनिट का सेकंड टॉपिक देखने वाले हैं हम। और उसमें शॉर्ट नोट्स आएंगे। शॉर्ट नोट्स हैं आपके चार उस पर शॉर्ट नोट्स हैं। आई थिंक राइटिंग ऑफ केस कमेंट्स, रिपोर्ट्स, नोटिसेस एंड मेमोज, जो मेमोरेंडम होता है जिसको आप ज्ञापन एक तरीके से कहते हैं। तो ये चार टॉपिक्स हैं आपके। तो फर्स्ट हम केस कमेंट ले रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक इज केस कमेंट। केस कमेंट, केस तो आपको मालूम है, केस के ऊपर जो कमेंट किया जाता है। कमेंट आपको मालूम है, किसी भी चीज पर हम जो कमेंट करते हैं, कुछ भी टिप्पणी करते हैं। जैसे किसी भी कोई केस डिसाइड हुआ तो उसके ऊपर कोई टिप्पणी करना, किसी भी इशू पर कोई बात कहना, अपनी बात कहना, उस पर टिप्पणी करना, दैट इज कॉल्ड केस कमेंट। तो केस कमेंट, किसी भी केस के ऊपर अपनी बात कहना, टिप्पणी रखना, दैट इज कॉल्ड केस कमेंट। केस कमेंट प्रोवाइड इन डेप्थ एनालिसिस। क्या प्रोवाइड कराता है हमें केस कमेंट? अगर हम किसी जर्नल में या किसी पब्लिश किया गया है वो तो हम पढ़ते हैं, तो वो हम उससे हमें क्या प्राप्त होता है, वो हमें क्या प्रोवाइड कराता है, हमें क्या उपलब्ध कराता है। तो ये कह रहे हैं केस कमेंट प्रोवाइड इन डेप्थ एनालिसिस। इन डेप्थ एनालिसिस, बहुत डीप, गहन एनालिसिस, विश्लेषण हमें मिलता है कि क्या केस कमेंट हम जब देख रहे होते हैं तो उस पर हमें केस कमेंट प्रोवाइड इन डेप्थ एनालिसिस, बहुत गहरा उस पर विश्लेषण किया जाता है। किस पर, किस चीज पर किया जाता है? ऑफ द की लीगल इशू, कि इस केस में क्या लीगल इशू था, क्या मुद्दा था। की लीगल इशू बहुत इंपॉर्टेंट, की का मतलब मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंस में लिया जाता है। तो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट लीगल इशू क्या था इसमें, जिस केस के बारे में हम कमेंट पढ़ रहे हैं, तो वो उसकी लीगल इशू के बारे में, प्रोसीजरल एलिमेंट्स की क्या प्रोसीजर रहा, क्या प्रक्रिया रही इस केस को डिसाइड करने में, इसके बारे में, एंड लीगल रीजनिंग यूज्ड इन अ पर्टिकुलर कोर्ट डिसीजन। लीगल रीजनिंग की को जो पर्टिकुलर कोर्ट डिसीजन आया है, पर्टिकुलर जो ये जो इस केस का जो डिसीजन आया है उसके पीछे क्या लीगल रीजनिंग रही, ये जो आउटकम आया है, जो रिजल्ट, जो डिसीजन आया है, उसके पीछे क्या आधार रहा, कि ये किस आधार पर बेस्ड है ये जो डिसीजन आया है। ये इन सब बातों के बारे में हमें ये जानकारी देता है कमेंट। जब हम किसी भी जर्नल में या किसी भी जहां भी वो पब्लिश हुआ है कमेंट, या किसी ने कोई कमेंट करा है, तो उससे हमें ये सब चीजें पता चलती हैं। दे प्रोवाइड गाइडेंस, इंसाइट एंड क्रिटिसिज्म। गाइडेंस, ये हमें गाइड करते हैं, हमें उस केस के बारे में बताते हैं। इंसाइट, इंसाइट का मतलब होता है क्लियर एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। क्लियर और डीप अंडरस्टैंडिंग मतलब बहुत हमें किसी भी चीज के बारे में बहुत क्लियरली समझाना, दैट इज कॉल्ड इंसाइट। INSIGHT, INSIGHT, दैट इज कॉल्ड इंसाइट। इसका मतलब होता है कि उसके बारे में, किसी भी चीज के बारे में एक डीप क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की, दैट इज कॉल्ड इंसाइट। तो ये कह रहे हैं दे प्रोवाइड गाइडेंस, हमें गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं, इंसाइट एंड क्रिटिसिज्म। और उसकी अगर उसमें कोई लूप होल्स हैं, कोई कुछ कमी रह गई है, तो उसके बारे में हमें बताते हैं। किसके बारे में? किसको बताते हैं ये? टू लीगल प्रोफेशनल्स, जैसे आप होने वाले हैं लीगल प्रोफेशनल, आपको बताएंगे। और पॉलिसी मेकर्स को, जिन्होंने क्रिएट किया है, वो कोई भी पॉलिसी बनाई है, पॉलिसी मेकर्स को, और जनरल पब्लिक को, और आम लोगों को। अगर वो कमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसके थ्रू हमें ये चीजें उपलब्ध होती हैं, ये कमेंट्स हमें ये प्रोवाइड कराते हैं। अब ये बता रहे हैं कि केस कमेंट कहाँ हमें मिलेंगे। केस कमेंट कैन बी फाउंड इन लीगल जर्नल्स। जैसे मैंने आपको बताया, लीगल जर्नल्स होते हैं, वो मैगजीन्स होती हैं जो लॉ के कॉन्सेप्ट में, लॉ के क्षेत्र में पब्लिश होती हैं, कि लॉ के जो एरिया में क्या चल रहा है उसके बारे में सारी जो जानकारी होती है वो लॉ जर्नल्स में आती है। तो लॉ जर्नल्स में हमें
ये मिल सकते हैं, और लॉ रिव्यूज़ में एंड अदर लीगल पब्लिकेशंस में, और भी जो लॉ के फील्ड में, लॉ के क्षेत्र में जो पब्लिकेशंस हो रही हैं, जो भी मैगजीन्स आती हैं, कोई न्यूज़पेपर आता है, तो उसके थ्रू हमें ये मिलते हैं। और ये कह रहे हैं दीज आर एन असेंशियल रिसोर्स फॉर, एसेंशियल रिसोर्स हैं, बहुत ये एक इम्पॉर्टेंट स्रोत है, रिसोर्सेज हैं, किसके बारे में? फॉर लीगल प्रोफेशनल्स, स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स। इन सब के लिए, लीगल प्रोफेशनल्स आप होने वाले वकीलों के लिए, जो भी इस प्रोफेशन में है वो उनके लिए, स्कॉलर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। कौन क्या ये उपलब्ध कराते हैं? कौन ये लोग हैं? हु वांट टू स्टे अपडेट ऑन द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन द लॉ। ये सारे लोग जो कि अपडेट रहना चाहते हैं लॉ की फील्ड में, कि लॉ की फील्ड में क्या हो रहा है, अगर इसमें वो अप टू डेट रहना चाहते हैं, तो इसमें जो कमेंट्स हैं, लीगल कमेंट्स हैं, वो बहुत ये जो लीगल कमेंट्स हैं ये बहुत आपके हेल्पफुल होते हैं। और ये क्या कह रहे हैं? दे कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल फॉर नॉन लॉयर्स, जो नॉन लॉयर हैं, आम लोग हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल होते हैं। हु विश टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल इश्यूज एंड हाउ कोर्ट अप्रोच दैम। तो उन जो नॉन लॉयर्स हैं, उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो सकते हैं, जो जानना चाहते हैं कि लॉ की फील्ड में क्या चल रहा है। So, case comments can be valuable for understanding court decisions and legal issues. तो case comments बहुत helpful होते हैं इन सब चीज़ों को जानने के लिए, उनको समझने के लिए। बस इतना बहुत है आपको। दिस इज सफिशिएंट फॉर केस कमेंट। ये शॉर्ट नोट्स में आएंगे, तो इतना बड़ा आपको करने की जरूरत नहीं है। सेकंड है आपका लीगल रिपोर्ट। सेकंड इज लीगल रिपोर्ट। क्या है? जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, इसका टर्म, इसकी उससे से समझ आ रहा है टाइटल से कि इसका क्या मतलब है। किसी भी लीगल प्रोसीजर, अगर कोई केस हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो उसकी रिपोर्ट तैयार करना। तो ये कह रहे हैं अ लीगल रिपोर्ट इज अ स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट। इस तरीके का एक डॉक्यूमेंट है जो स्ट्रक्चर्ड बनाया गया है, दैट प्रोवाइड्स अ डिटेल अमाउंट ऑफ लीगल इश्यूज। वही बात कि लीगल इश्यूज के बारे में, फैक्ट्स के, लीगल इशू किस मुद्दे पर वो केस है, नंबर वन, ये डिटेल बताता है, डिटेल आपको उपलब्ध कराता है। किसके बारे में? लीगल इश्यूज के बारे में, फैक्ट्स के बारे में, एनालिसिस एंड कंक्लूजन्स के बारे में। ये आपको पूरी रिपोर्ट देता है कि किसी केस के बारे में पूरी बात बताता है कि इसमें क्या इश्यूज थे, क्या मुद्दे थे, क्या फैक्ट्स थे, उसके तथ्य क्या थे, और एनालिसिस, उसका विश्लेषण कर देता है, और फिर उसका क्या कंक्लूजन निकला वो बताते हैं। इट इज ऑफन यूज्ड बाय लॉयर्स, लीगल प्रोफेशनल्स और एनीवन इन्वॉल्व्ड इन अ लीगल केस टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू। उसके ऊपर बहुत गहरे तरीके से, बहुत अच्छी समझदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑन केस, स्टैट्यूट और लीगल मैटर। इनमें से किसी भी चीज के ऊपर एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ये बताता है। दीज रिपोर्ट्स प्रोवाइड एसेंशियल रिकॉर्ड ऑफ जुडिशियल डिसीजंस विच आर देन यूज्ड एज प्रेसिडेंट इन सब्सिक्वेंट केसेस। वो कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट्स जो हैं, जो लीगल रिपोर्ट्स हैं, प्रोवाइड एसेंशियल रिकॉर्ड ऑफ जुडिशियल डिसीजंस। जो जुडिशियल डिसीजन हुए हैं, जो कोर्ट के निर्णय हुए हैं, जुडिशियल डिसीजंस को आप बोलेंगे, कोर्ट के जो निर्णय हुए हैं, उनके ऊपर ये एसेंशियल रिकॉर्ड उसका रखते हैं। बहुत ज़रूरी जो रिकॉर्ड है वो उपलब्ध कराते हैं, जो कि बाद में सब्सिक्वेंट केसेस, बाद में आने वाले केसेस में, विच आर देन यूज्ड एज प्रेसिडेंट्स। बाद में आने वाले केसेस में ये जो रिकॉर्ड होते हैं, जो लीगल रिपोर्ट्स हैं, ये प्रेसिडेंट्स के रूप में, एक पूर्व न्याय के रूप में, केस लॉज के रूप में, जैसे मैंने आपको बताया कि AIRs में से आप जो ढूंढते हैं अपने फेवर के केस लॉज, तो वो एक प्रेसिडेंट्स के रूप में ये जो लीगल रिपोर्ट्स होती हैं वो यूज़ की जाती हैं सब्सिक्वेंट केसेस में, बाद में आने वाले केसेस में। दिस हेल्प्स,
ये किस में हेल्पफुल होती है? दिस हेल्प्स इंश्योर फेयरनेस एंड कंसिस्टेंसी इन द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ। ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एक संगतता रहती है कि अगर आज इस केस में ये वाला डिसीजन हुआ है तो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट केसेस में, बाद में आने वाले केसेस में भी अगर वो सेम इश्यूज हैं, सेम कोई भी प्रॉब्लम है उसमें, तो यही वाला जो डिसीजन है उसमें भी अप्लाई होगा। तो ऐसे एक कंसिस्टेंसी रहती है डिसीजंस में कि एक जैसे अगर मैटर्स आएंगे तो उनमें एक जैसी ही डिसीजंस आएंगे, तो इससे एक कंसिस्टेंसी, एक संगतता आती है केसेस में, डिसीजंस में। ये कह रहे हैं, सो वी कैन से दैट लीगल रिपोर्ट इज अ पब्लिश्ड अकाउंट ऑफ अ जुडिशियल डिसीजन। हम ये कह सकते हैं कि जो ये लीगल रिपोर्ट है ये पब्लिश किया हुआ, ये पब्लिश हो जाता है, ये पब्लिश होना तो पब्लिश होना ही बोलेंगे, पब्लिश होता है ये अकाउंट ऑफ अ जुडिशियल डिसीजन। हर जुडिशियल डिसीजन जब पब्लिश हो जाता है तो सर्विंग एज अ रिकॉर्ड ऑफ केस लॉ एंड अ सोर्स फॉर लीगल प्रेसिडेंट। तो ये एक केस लॉ के रूप में दर्ज हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है वहां पर, और मतलब हम बाद में उसको सब्सिक्वेंट केसेस में, बाद में आने वाले केसेस में लीगल प्रेसिडेंट्स के रूप में उसको यूज करते हैं। These reports are crucial for lawyers and judges to understand and apply established legal principles in subsequent cases। बस जो मैं आपको बता चुकी हूँ वही बात है। These reports are crucial, बहुत important होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण है for lawyers and judges to understand and apply established legal principle। जो established मतलब जो स्थापित हो चुका है, legal principle विधिक सिद्धांत, जो एक केस में पहले विधिक सिद्धांत स्थापित हो चुका है, एस्टैब्लिश हो चुका है, उसी को वो दोबारा अप्लाई करते हैं और इससे बाद में आने वाले केसेस में, और इससे उनको बहुत इजी हो जाता है और एक कंसिस्टेंसी आती है एक तरीके के मैटर्स में। दिस इज ऑल अबाउट लीगल रिपोर्ट्स। अब आ जाइए, थर्ड आपका टॉपिक है जो दैट इज लीगल नोटिस। लीगल नोटिस तो आपने बहुत इजी है, आपने सुना होगा। जैसे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एक जो केस फाइल करने से पहले कि ये प्री स्टेज होती है, किसी भी ग्रीवेंस पार्टी को जब ये लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, ग्रीवेंस कुछ परेशानी होती है किसी को, जैसे प्लेंटिफ को, तो वो पहले एक नोटिस देता है डिफेंडेंट पार्टी को, सेकंड पार्टी को, कि आपके द्वारा ये परेशानी हमें हुई है। तो ये प्री नोटिस होता है कि आप हमें या तो ये रिलीफ दे दीजिए, नहीं तो हम इसके बाद क्या करेंगे, नहीं तो हम केस फाइल करेंगे। तो केस फाइल करने से पहले का एक जो प्री स्टेज होती है, जिसमें सेकंड पार्टी को या डिफेंडेंट को, जो कि ग्रीवेंस पार्टी के ऑपोजिट है, जिसने ग्रीवेंस दी है, जिसने परेशानी दी है, मतलब आप उसको कहेंगे प्रतिवादी को, मैं तो वादी हूं, मुझे आपने परेशानी दी है, तो आप प्रतिवादी हुए, आप डिफेंडेंट पार्टी हैं, तो आपको नोटिस दिया जाता है कोई भी केस फाइल करने से पहले कि आपकी तरफ से हमें ये परेशानी हुई है, और अगर आपने मुझे ऐसा रिलीफ जो भी मैं डिमांड रखूंगी नहीं दिया तो मैं आगे आपके ऊपर केस फाइल करने जा रही हूँ। तो ये एक तरीके का नोटिस होता है, दैट इज कॉल्ड लीगल नोटिस। तो आप सुनिए, आपको समझ में आएगा। अ लीगल नोटिस इज अ फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन बताना, अपनी बात कम्युनिकेट करना, संचार करना, दूसरे तक पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेटिंग। तो ये कह रहे हैं, अ लीगल नोटिस इज अ फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन इन्फॉर्मिंग समवन, किसी को इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्मिंग समवन ऑफ अ लीगल मैटर और ग्रीवेंस, ऑफन सर्विंग एज अ वार्निंग। ये एक तरीके से इस वार्निंग दी जाती है, एक आपको वार्न किया जाता है बिफोर पोटेंशियल लीगल एक्शन। किससे पहले एक वार्न किया गया आपको कि मैं नहीं तो आपके खिलाफ वाद करने जा रही हूँ, और उससे पहले आपको ये वार्निंग दी जाती है, इसके लिए आपको नोटिस दिया जाता है। तो एक ये सर्विंग एज अ वार्निंग बिफोर पोटेंशियल लीगल एक्शन। इट्स अ क्रूशियल स्टेप इन द लीगल प्रोसेस। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है किसी भी लीगल प्रोसेस में। अगर आप लीगल प्रोसेस करने के लिए कोर्ट के थ्रू, कोई कोर्ट के थ्रू अगर किसी के ऊपर आप केस करने जा रहे हैं, कोई लीगल प्रोसेस करने जा रहे हैं, तो उससे पहले एक ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है उसको नोटिस देना।
तो लीगल एक्शन, इट्स अ क्रूशियल स्टेप इन द लीगल प्रोसेस प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू रिसॉल्व डिस्प्यूट्स बिफोर रिसॉर्टिंग टू कोर्ट। ये कह रहे हैं कि एक ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है डिफेंडेंट को, प्रतिवादी को, कि आपको ये एक मौका दिया जा रहा है, एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है टू रीसॉल्व डिस्प्यूट्स बिफोर रिसॉर्टिंग टू कोर्ट, कि कोर्ट में जाने से पहले आपको ये एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, एक मौका दिया जा रहा है कि आप कोर्ट से बाहर ही, मतलब कोर्ट में केस दर्ज करने से पहले ही आप इसको सॉल्व कर दें। तो ये कि अपॉर्चुनिटी दी जाती है। इन दिस इंडिविजुअल और एंटाइटी इन्फॉर्म्ड अबाउट अ स्पेसिफिक इशू। इसमें क्या किया जाता है, या तो एक अकेला पर्सन होगा जिससे, जो कि ग्रीवेंस पार्टी के खिलाफ, मतलब जिसने की परेशानी दी है आपको, या फिर एक बहुत सारे लोग हो सकते हैं, एंटाइटी हो सकती है। तो ये कह रहे हैं कि इसमें क्या किया जाता है, या तो उस इंडिविजुअल को या उस एंटाइटी को इन्फॉर्म किया जाता है। इन दिस इंडिविजुअल और एंटाइटी इन्फॉर्म्ड अबाउट अ स्पेसिफिक इशू, कि ये मुद्दा है, इशू के बारे में बताया जाता है। क्लेम, या तो क्लेम आपने किया, या फिर कोई डिमांड के बारे में, आपकी कोई मांग है तो उसके बारे में उसको इन्फॉर्म किया जाता है। एंड और क्या किया जाता है, टू गिव देम अ चांस टू रिस्पॉन्ड द सिचुएशन, और उनको एक चांस दिया जाता है कि आप इस सिचुएशन में क्या रिस्पॉन्स देना चाहते हैं, क्या इसका जवाब, प्रतिवाद देना चाहते हैं। Before a lawsuit is filed, it's also include a statement of intent to pursue legal action if the issue is not resolved। ये कह रहे हैं कि अगर आपने उनको, ये इंटेंशन भी अपनी बताई जाती है, इंटेंट, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट टू परस्यू लीगल एक्शन। आप उसमें एक स्टेटमेंट ये भी रखते हैं अपने नोटिस में कि आप, मेरी इंटेंशन है आपके खिलाफ केस करने की। परस्यू करना, परस्यू का जो एक लिटरल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ होता है, वो पीछा करना होता है। तो पीछा करना का मतलब ये नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने मुझे ये बाहरी रिसॉल्व नहीं किया, इसको, मुद्दे को खत्म नहीं किया, तो मैं परस्यू करूंगा लीगल एक्शन, लीगल केस परस्यू करूंगा। ऐसी इंटेंशन भी उस रिटन नोटिस में दी जाती है। and also provides a record of the sender's action and claims। और उसमें क्या एक्शन लेंगे आप, मैं क्या एक्शन लूंगी, ये मैं उसमें ये भी बताऊंगी कि मैं क्या एक्शन लेने जा रही हूँ, और मेरे क्या क्लेम्स हैं, मेरी क्या मांगे हैं, मेरी क्या डिमांड है। which can be important if the case eventually ends up in courts। तो ये ज़रूरी है, ये आप बता देते हो कि मुझे ऐसी, अगर कोर्ट में केस चला गया तो मेरी ये डिमांड रहेगी, मेरा ये क्लेम रहेगा। तो आप अपनी इंटेंशन ये भी बता देते हैं। सो लीगल नोटिस इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन टू इन्फॉर्मिंग अदर पार्टी ऑफ योर इंटेंशन। आपकी इंटेंशन बताने का एक माध्यम है टू अंडरटेक लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट देम एंड मेक द पार्टी अवेयर ऑफ योर ग्रीवेंस। और अगली पार्टी को, नेक्स्ट पार्टी को, आपको, जो प्रतिवादी हैं, उनको अवेयर कर दिया जाता है कि मुझे आपसे ये परेशानी, ये ग्रीवेंस हुआ है। तो दैट्स ऑल अबाउट लीगल नोटिस। अब है आपका नेक्स्ट, फोर्थ जो लास्ट है, दैट इज लीगल मेमो और मेमोरेंडम। दैट इज लीगल मेमो। लीगल मेमोरेंडम भी बोलते हैं इसको, और मेमोरेंडम। मेमोरेंडम, जिसको आप हिंदी में ज्ञापन कहेंगे, तो एक ज्ञापन बहुत मतलब आप यूज टू होंगे शायद मेमो या मेमोरेंडम सुनने के, बहुत एक आम चीज है। ज्ञापन आता है, जैसे ज्ञापन देते हैं। तो सुनिए, अ लीगल मेमोरेंडम और लीगल मेमो इज अ डॉक्यूमेंट, एक ऐसा दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, यूज्ड बाय लॉयर्स और लीगल प्रोफेशनल्स दैट प्रोवाइड्स एन एनालिसिस ऑफ अ लीगल इशू। वही बात कि एक विश्लेषण करना किसी भी लीगल इशू का, केस और सिचुएशन, किसी लीगल इशू, केस या सिचुएशन को विश्लेषण करने का एक लॉयर्स के माध्यम से ये डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। इट्स अ वे टू क्लियरली प्रेजेंट अ लीगल आर्गुमेंट और पॉइंट ऑफ व्यू टू अ जज, क्लाइंट और अदर लीगल प्रोफेशनल्स। ये एक जज को या क्लाइंट को एक लीगल आर्गुमेंट या पॉइंट ऑफ व्यू बताने का एक माध्यम है मेमोरेंडम। तो ये कह रहे हैं कि कानूनी ज्ञापन जो है वो लॉ प्रोफेशनल के द्वारा कानूनी मुद्दों पे
इश्यूज पर, फैक्ट्स पे, तथ्यों पे, और जो रिलीफ या सॉल्यूशन या जो आपको उनसे उपचार चाहिए जो मिलता है, उसे एनालिसिस विश्लेषण करने के लिए यूज किया जाने वाला एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है। तो इसमें इसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप जैसे एक लेटर लिखते हैं या वैसा ही इसका एक स्ट्रक्चर होता है, एक इसकी संरचना होती है जिसमें क्या क्या होता है। फर्स्टली आप इंट्रोडक्शन देते हैं, किसके बारे में आप बात करें, किस केस के बारे में आप ये लिख रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन आता है। फिर फैक्ट्स आएंगे, उसके जो भी केस है उसके इश्यूज आएंगे, क्या मुद्दे हैं उसमें, क्या क्या इंपॉर्टेंट उसके इश्यूज हैं, की इश्यूज आएंगे। फिर उसका एनालिसिस होगा और लास्ट में उसका कंक्लूजन होगा। तो ये इसका एक स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से आप एक ज्ञापन या मेमोरेंडम तैयार करते हैं। और ये किस लिए होता है, इसका पर्पस क्या होता है? क्लाइंट के लिए भी होता है। ये क्लाइंट को केस का ब्रीफ बताने के लिए ये हो सकता है, मतलब क्लाइंट को उनके ही केस को समझाने के लिए ये भेजा जा सकता है, उनका ब्रीफ बताने के लिए हो सकता है। और ये दो तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स होती हैं इनकी, एक्सटर्नल होते हैं और इंटरनल होते हैं। इंटरनल जो होते हैं वो कैसे कहेंगे आप, कि जैसे किसी लॉ फर्म में इंटरनली लीगल स्ट्रैटेजीज की गाइडेंस के लिए जो दिए जाते हैं, कि लीगल स्ट्रैटेजीज क्या है हमारी लॉ फर्म में, उसकी गाइडेंस के लिए जो दिए जाता है, जो मेमोरेंडम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल। और जो एक्सटर्नल होता है तो वो क्लाइंट को दिया जाता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, एक्सटर्नली टू क्लाइंट्स एज फॉर्मल लीगल एडवाइस। उनको लीगल एडवाइस देने के लिए उस जो क्लाइंट्स को दिया जाता है उसको एक्सटर्नल कहते हैं। और जो इंटरनल वो होता है जो कि किसी लीगल फर्म में अपनी इंटरनली अपनी जो स्ट्रैटेजीज होती हैं, लीगल स्ट्रैटेजीज होती हैं, उसकी गाइडेंस के लिए दिया जाता है। दैट इज ऑल अबाउट लीगल मेमोरेंडम। और ये आपका 4.2 जो था शॉर्ट नोट्स वाला, ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपका 4.3 जो है वो राइटिंग ऑफिशियल लेटर्स के लिए है। आई थिंक ये आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे लेटर्स, जैसे आप पहले भी ग्रामर में कर चुके हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपका बस इतना सा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप लीगल जो ऑफिशियल लेटर्स होंगे उसको आप रीडिंग लगाएंगे थॉरोली, बहुत अच्छी तरीके से, और उसकी स्पेलिंग्स वगैरह का और जो इसका जो फॉर्मेट होता है लेटर का वो ध्यान से देखेंगे और लिख कर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप 2, 4, 6, 8 जितना आप परफेक्ट होना चाहते हैं उतनी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। आप जितना परफेक्ट होना चाहते हैं उतने लेटर्स आप देखिए, पढ़िए और उसको रिटन उसमें वे में अपना तैयारी कीजिए। तो आपका 4.3 आपका आई थिंक आप कर लेंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिए। उसके बाद आपका है 4.4 जो नेक्स्ट है, प्रिपरेशन ऑफ पर्सनल रिज्यूम फॉर प्रोफेशनल पर्पसेस। तो रिज्यूम है ये। रिज्यूम तो आप जानते ही हैं क्या चीज़ है। पर्सनल रिज्यूम जो होता है, जैसे आप कहीं पे कोई वैकेंसी न्यूज़पेपर्स में देखी आपने, वैकेंसी वेकेंट है कहीं पे कोई पोस्ट, तो आप उसके लिए कैसे, अगर आपका मन है कि मैं वहाँ पर जॉब करने का आपका मन है, तो आप कैसे अपने बारे में उस कंपनी को या जहाँ पे भी वो वेकेंट है, स्पेस है आपके लिए, आप अगर खुद को मान रहे हैं कि मैं वहाँ फिट हो सकता हूँ, तो आप अपनी एलिजिबिलिटीज़ को कैसे उस कंपनी के पास पहुंचाएंगे, उसके लिए जो आपका टूल होता है, जो एक आपका माध्यम है, वो रिज्यूम है। आप अपने बारे में पूरा डिटेल बताएंगे और उसमें क्या क्या आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। उसके माध्यम से आप उस कंपनी को ये विश्वास कराते हैं कि आप उस वेकेंट जगह के लिए, उस पद के लिए, उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो ये क्या है सुनिए, पर्सनल रिज्यूम उसको कहते हैं। अ रिज्यूम इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट क्रिएटेड एंड यूज्ड बाय अ पर्सन टू प्रेजेंट, एक पर्सन आपके द्वारा तैयार किया जा रहा है किसके लिए, टू प्रेजेंट देयर बैकग्राउंड। पहला उसका बैकग्राउंड आप बताएंगे अपना, फिर आपकी स्किल्स बताएंगे, उसके बाद अ समरी ऑफ रेलेवेंट जॉब एक्सपीरियंस। रेलेवेंट जॉब एक्सपीरियंस का मतलब कि जिस पोस्ट के लिए, जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है, जो वैकेंसी आई है उससे रेलेवेंस, मतलब उससे रिलेटेड आपने जॉब अगर किया हुआ है तो उसका एक्सपीरियंस आपको कितना है वो आप बताएंगे। एंड एजुकेशन,
और आप कितने, आपका एकेडमिक लेवल क्या है, आप अपना एकेडमिक लेवल बताएंगे। अ समरी ऑफ रेलेवेंट जॉब एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन टू सिक्योर न्यू एम्प्लॉयमेंट। इससे आपका जो न्यू एम्प्लॉयमेंट के लिए आप नीड है आपको या ज़रूरत है, तो उसके लिए आप अपना ये सब चीज़ें बताएंगे। उसके बाद आप ये कहते हैं, सो वन कैन से दैट रिज्यूम इज ऑफन यूज्ड टू अप्लाई फॉर अ जॉब। ये रिज्यूम आप नए जॉब के लिए अचीव करने के लिए, आप अप्लाई करने के लिए लिखते हैं। रिज्यूम गिव्स द बेस्ट पॉसिबल चांस ऑफ गेटिंग द एम्प्लॉयर्स अटेंशन। ये बहुत एक अच्छा माध्यम है। अटेंशन मतलब उसका एम्प्लॉयर जो है, जो आपका बॉस होगा या जो आपका नियोक्ता होगा, जो आपको नियुक्ति देगा, एम्प्लॉई जिसके आप होंगे, वो उसकी अटेंशन, उसका ध्यान आपके ऊपर लाने के लिए, अपने ऊपर लाने के लिए ये एक बहुत अच्छा एक सोर्स है, एक माध्यम है, एक टूल है। तो ये कह रहे हैं, रिज्यूम गिव्स द बेस्ट पॉसिबल चांस ऑफ गेटिंग द एम्प्लॉयर्स अटेंशन। रिज्यूम ऑफन फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। ऑफन फॉलोड बाय एन इंटरव्यू का मतलब है कि आप जब अपना रिज्यूम दे देंगे, अगर वो आप पर अटेंड, मतलब आपका ये रिज्यूम उनको ठीक लगेगा, तो ऑफन फॉलोड बाय एन इंटरव्यू, तो आपको वो फॉलोड बाय मतलब उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। फॉलो का मतलब होता है उसके पीछे, तो अगर आप रिज्यूम दे देंगे तो उसके बाद का जो स्टेप होगा फॉलोड बाय एन इंटरव्यू, ऐसे आप लिखेंगे। तो इतना है इसमें बस। और आप बस इतना बता सकते हैं कि रिज्यूम में क्या क्या आप देंगे। तो रिज्यूम कंटेन्स, क्या क्या होगा उसमें, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन सच एज, क्या क्या आप बताएंगे उसमें, स्किल्स, क्वालिफिकेशन एंड एरियाज ऑफ एक्सपर्टाइज, कि आप किस किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, वो चीज़ आप वो एरियाज आप बताएंगे कि आप किस में पारंगत हैं। तो और उसमें क्या बताएंगे, ये सब चीज़ें बता देंगे, स्किल बताएंगे। अब जैसे मैं अपना रिज्यूम दूं, जैसे मैं एक कॉलेज में हूं और मैं दूसरे कॉलेज के लिए अगर मैं अप्लाई करूं, तो मैं क्या क्या बताऊंगी, अपनी स्किल्स बताऊंगी कि मैं टीचिंग जो भी स्किल्स है मेरी, और क्वालिफिकेशंस बताऊंगी, और कुछ एक्स्ट्रा अगर आपने कोई एक्सपीरियंस है आपका, कि कुछ भी आपने कुछ एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है आपका, या फिर अगर मैं टीचिंग की जॉब के लिए ही मैं अप्लाई कर रही हूँ, तो वो रेलेवेंट क्या होगा इसमें, क्या इससे रिलेटेड क्या है, कि जो एक्सपीरियंस मेरा है कि मैंने 10 इयर्स यहाँ पढ़ाया है, जिस भी कॉलेज में, खालसा में पढ़ाया, या फिर मैंने 5 इयर्स हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी की है, तो ये सब बहुत ऐड ऑन होगा उसमें। तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होता है, आपका एक्सपीरियंस, तो आप ज़रूर उसमें ऐड करेंगे। और ये क्या कह रहे हैं कि ये कितना बड़ा होगा, तो यूजुअली इन 1 और 2 पेजेस, इतना ही होगा, 1 और 2 पेजेस में आ जाता है ये। और ये क्या कह रहे हैं कि मोस्टली सेंट वाया ईमेल, या आप ईमेल के थ्रू दे सकते हैं, अलॉन्ग विद अ कस्टमाइज्ड कवर लेटर। आप उसको कवर लेटर के साथ ईमेल कर सकते हैं, और उसमें आपकी स्किल्स, आपकी एजुकेशन, आपका एकेडमिक लेवल, और आपका जो अगर कोई एक्सपीरियंस है जो कि रेलेवेंट है इस जॉब से, तो आप उसको उसमें मेंशन करेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट रिज्यूम। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आई थिंक आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक और है आपका टॉपिक, दैट इज 4.5, वो है राइटिंग लीगल ओपिनियन बेस्ड शॉर्ट एडिटोरियल्स। तो ये तो बहुत इजी सा है। एडिटोरियल से आप क्या समझते हैं? एडिटोरियल जो वर्ड है वो बना एडिटर से। एडिटर किसको कहते हैं? किसी भी अखबार के, किसी भी मैगजीन के संपादक को, जो एडिटर होता है। तो आपने देखा होगा कि किसी भी टॉपिक पे एडिटोरियल्स आते हैं मैगजीन्स में या फिर न्यूज़पेपर्स में। तो ये कह रहे हैं कि एडिटोरियल क्या होंगे, कि जैसे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, कि किसी भी टॉपिक पर कोई शॉर्ट एडिटोरियल लिखना, कोई भी शॉर्ट, थोड़ा सा बताती हूँ आपको, बहुत इजी है, एक रीडिंग लगाएंगे आपका हो जाएगा इसमें। 123, हाँ जी। ये कह रहे हैं कि जो राइटिंग लीगल ओपिनियन बेस्ड शॉर्ट एडिटोरियल्स, किसी भी लीगल ओपिनियन पर कोई भी लीगल टॉपिक आप ले सकते हैं, और उस पर छोटा सा हाफ पेज का कोई भी एक संपादक, जैसे लिखते हैं संपादकीय बोलते हैं, एडिटोरियल्स को संपादकीय बोलेंगे आप, तो एक छोटा सा ब्लॉग लिख सकते हैं आप, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। जैसे सुनिए,
राइटिंग लीगल ओपिनियन बेस्ड शॉर्ट जो एडिटोरियल्स हैं ऑफन अपीयर इन न्यूज़ पब्लिकेशंस, न्यूज़ उसमें देखे जाते हैं, ब्लॉग्स में देखे जाते हैं और लीगल जर्नल्स में देखे जाते हैं। प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड करते हैं ये? प्रोवाइडिंग रीडर्स विद इंसाइट इनटू करंट लीगल डिबेट्स। इंसाइट मतलब वही बहुत एक डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, किसी भी टॉपिक के बारे में, जो कि टॉपिक उन्होंने लिया है उसके बारे में एक इंसाइट, एक बहुत डीप नॉलेज आपको देते हैं ये। तो प्रोवाइडिंग रीडर्स विद इंसाइट इनटू करंट लीगल डिबेट्स, करंट जो टॉपिक्स चल रहे हैं उसके ऊपर एक बहुत डीप नॉलेज आपको देते हैं। लीगल डिबेट्स, पॉलिसीज, किसी भी नियम के ऊपर, और कोर्ट रूलिंग्स, अगर कोर्ट ने कोई रूलिंग दी है तो उसके ऊपर एक बहुत डीप नॉलेज आपको देते हैं, इंसाइट देते हैं आपको। हेयर्स ये कहते हैं कि इसके लिए आपको क्या स्टेप लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट, आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी भी टॉपिक को आप चूज कर सकते हैं, जैसे कोई भी टॉपिक जो आपको इजी लगे। इसमें कई बुक में आपको दे रखे होंगे एडिटोरियल्स, आप किसी की भी रीडिंग लगा के जा सकते हैं। तो किसी भी टॉपिक को आप ले लें जैसे जो आपको इजी लगे। जैसे आप एक टॉपिक PIL ले लें, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बहुत इजी टॉपिक है, इसकी एक रीडिंग ले लें। इसकी बुक्स आपकी इसमें त्रिपाठी की बुक में सब मिल जाएगा। तो आइडेंटिफाई द लीगल इशू और टॉपिक, कोई भी आप टॉपिक ले लें। चूज अ रेलेवेंट लीगल इशू दैट इज टाइमली, इम्पैक्टफुल और अ पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट में जो होगा, तो मैंने वही आपको PIL बोल दिया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे आप कर सकते हैं या किसी भी इशू पे आप कर सकते हैं। और उसके ऊपर क्या करेंगे फिर आप? गैदर इंफॉर्मेशन, उसमें इकट्ठी करेंगे सारी इंफॉर्मेशंस अबाउट द केस, या फिर आपका जो टॉपिक है उसके बारे में जो लॉ है और लीगल इश्यूज यू आर राइटिंग अबाउट। और उसके अलावा अंडरस्टैंड द लीगल प्रेसिडेंट्स, स्टैट्यूट्स और रेगुलेशंस इन्वॉल्व, मतलब उसके साथ जुड़े हुए सारे मुद्दों को आप थॉरली पढ़ेंगे और उसके ऊपर एक ब्लॉग लिख देंगे या एक एडिटोरियल लिख देंगे, जिसको आप संपादकीय कहेंगे, जैसे कि आप अखबारों में या किसी भी जर्नल्स में आप करते हैं। तो बहुत इजी सा है, आप इसकी एक रीडिंग लेंगे और किसी भी टॉपिक पर आपको लिखना है। इसमें कोई टॉपिक पर्टिकुलर दिया नहीं है, तो आप किसी भी टॉपिक पर भी कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल अबाउट योर इंग्लिश लीगल लैंग्वेज। मैंने आपको लीगल लैंग्वेज का, लीगल लैंग्वेज, लीगल राइटिंग एंड जनरल इंग्लिश का जो आपका पूरा आपका सिलेबस है वो स्टेप बाय स्टेप आपको करवा दिया है। और आई थिंक आपको इससे हेल्प मिलेगी बहुत, और आप इसकी बहुत अच्छे से रिटन, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको लिख कर इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस मेरा सजेशन है कि आपको करना चाहिए, और इससे आप इंग्लिश में परफेक्ट हो सकते हैं। एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।